चलिए सॉल्यूशन को एक पेज पर लाते हैं, चलिए शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04 मास्टर स्टॉक केमिस्ट्री बैच फॉर नीट एंड IIT JEE। आज अपन सॉल्यूशन जो अपन चैप्टर पढ़ा है अपन ने, उसके अपन शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करेंगे। पूरे एक चैप्टर को अपन एक पेज पर लाने की कोशिश करेंगे। मॉल कॉन्सेप्ट हमारा छोटा चैप्टर था, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है भाई, तो इसे बहुत अच्छी तरीके से अपन बनाने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। जिसने भी ड्रॉपर्स जो बच्चे हैं उनको शॉर्ट नोट्स की जो कीमत है, एक्चुअल जो कीमत है, वो उनको पता होगी भाई, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपकी बहुत मदद करते हैं एंड टाइम पर। एंड टाइम पर जब आपको एक चैप्टर को रिवाइज करना पड़े, सिर्फ आपके पास 5 मिनट हो, तो शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आज अपन सॉल्यूशन के शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन के मेनली 3 पार्ट हैं। पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाला पार्ट है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म प्लस डाइल्यूशन। दूसरा राउल्ट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये वाला पार्ट है। और तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला पार्ट है, ठीक है। अपन उसे बनाने की कोशिश करेंगे। आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं और साथ साथ मेरे साथ बनाते जाएं, क्योंकि आप अपने हाथों से जितना अच्छा शॉर्ट नोट बना सकते हो, आपसे अच्छा कोई नहीं बना सकता आपके लिए। तो क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो हैं, ठीक है, आप जानते हो कि आपने कौन सी चीज को मार्क करना है, ठीक है, कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस बेसिस पर आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं अपन। तो शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करेंगे। यहां पर अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म ले रहे हैं, ठीक है, साथ साथ बनाते जाना यार मेरे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जो सबसे पहला हमारे पास है, वो है हमारे पास मोलरिटी। सबसे पहला क्या है? मोलरिटी। मोलरिटी को अपन ने डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये अपन ने डिफाइन किया था, ठीक है। अब यहां पर दूसरा जो कॉन्सेंट्रेशन थम था वो था नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अपन ने यहां पर एक चीज और देखी थी नॉर्मलिटी में, कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन हमारे पास निकल के आता है कि नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। और वैलेंस फैक्टर आप बहुत अच्छी तरीके से जान गए हो, क्योंकि अपन ने वैलेंस फैक्टर का यूज मॉल कॉन्सेप्ट में भी करा हुआ है और सॉल्यूशन में तो भर भर के करा हुआ है, ठीक है। तो मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। और वैलेंस फैक्टर को लिखना अब इतना ज्यादा जरूरी नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी, बेस के लिए उसकी एसिडिटी और सोल्ट के लिए टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, ठीक है। तो ये उसका बैलेंस फैक्टर होता है। थर्ड अपन ने जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ा है वो क्या है हमारे पास? मोलरिटी, ठीक है। स्मॉल m से जिसे नोट किया था, ये क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहां पर इंपॉर्टेंट है क्या? वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये ध्यान रखें कि अपन ज्यादातर जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेते हैं वहां पर वॉल्यूम टर्म आता है, लेकिन जो मोलरिटी होता है उसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है, वो भी केजी में। और यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये है, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है। तीसरा, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है ये? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ये टेम्परेचर बढ़ाओ या कम करो, इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है मोलरिटी की, ठीक है। तो कई बार ऐसा सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो आंसर क्या जाएगा? मोलरिटी, ठीक है। अब यहां पर फोर्थ जो है हमारे पास, वो है हमारे पास फॉर्मुलिटी। फॉर्मुलिटी कैपिटल एफ से डिनोट कर देते, आयनिक कंपाउंड के लिए होता था। ये क्या होता था हमारे पास? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि अगर आपके फॉर्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट आपका बराबर हो जाता है, तो उस केस में आपकी जो फॉर्मुलिटी है और मोलरिटी है वो क्या आ जाएगी? बराबर आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपका फॉर्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट बराबर हो जाता है, तो आपकी जो मोलरिटी और जो फॉर्मुलिटी है वो क्या होने वाली है? बराबर आने वाली है। फिफ्थ जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म था हमारे पास, टोटल 8 कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। फिफ्थ हमारे पास क्या था? फिफ्थ हमारे पास था स्ट्रेंथ,
कैपिटल एस से डिनोट किया था। स्ट्रेंथ क्या होता था हमारे पास कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब यहां पर स्ट्रेंथ और मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी में एक रिलेशन था कि स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये हमारे पास एक रिलेशन आता था स्ट्रेंथ एंड नॉर्मलिटी में या मोलरिटी में, ठीक है। अपन को इस रिलेशन को निकालना है तो कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे तो मोलरिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, और ऊपर नीचे अगर इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दोगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा कि नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट जो अपन ने 6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो पढ़ा हुआ है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, जिसे अपन ने एक्स से डिनोट किया था। वो क्या होता था, मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट का निकालना है अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है, ये होता था हमारे पास। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका जो सम होता है एक्स ए प्लस एक्स बी, वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये 6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है। 7 जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारे पास, वो है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज टर्म में, जिसमें पहला आता है हमारे पास परसेंटेज बाय वेट, जिसे W/W से रिप्रेजेंट करते थे। ये क्या होता था हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। अब यहां पर जो सेकंड है वो क्या है हमारे पास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जिसे अपन V/V से डिनोट करते थे। ये क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और थर्ड होता था परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, जैसे अपन W/V से डिनोट करते थे। ये क्या होता था, वेट ऑफ सॉल्यूट, किस में होना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, ml में इनटू 100। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो वेट होना चाहिए वो ग्राम में होना चाहिए, और ये जो वॉल्यूम है वो किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए। इसको गोला जरूर मार्क करें, क्योंकि ये यहाँ पर आपके पास कुछ लिखा होगा, जैसे मार्क होगा तो आपके दिमाग में कुछ चलेगा कि भाई यहाँ पर हमको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 8th और लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हमारे पास आता था वो है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, ppm, जिसमें पहला है आपके पास पार्ट्स पर मिलियन बाय मास। वो क्या होता था हमारे पास, यही होता था, बस 100 की जगह क्या हो जाएगा, 10⁶ हो जाएगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। सेकेंड जो टर्म है वो था हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन बाय वॉल्यूम। वो क्या होता था हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। और थर्ड है आपके पास पार्ट्स पर मिलियन बाय स्ट्रेंथ, ठीक है। वो क्या होता था, वेट ऑफ सॉल्यूट किस में होना चाहिए, ग्राम्स में होना चाहिए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, इनटू 10⁶, ठीक है। तो यहां पर भी ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो वेट होना चाहिए वो आपका ग्राम में होना चाहिए, और यहां पर जो वॉल्यूम होना चाहिए वो ml में होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आकर ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म जितने भी हमने पढ़े हैं वो यहां पर आ चुके हैं, ठीक है। इस तरह से लिख लें। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आपका वॉल्यूम फैक्टर यूज हो रहा होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर देखो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और क्या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ये परसेंटेज बाय वेट या पार्ट्स पर मिलियन बाय मास, ये भी क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। इस बात का ध्यान रखें, हमेशा मोलरिटी जवाब जाए ये सही नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो ज़्यादातर में आपका जो आंसर गया है वो मोलरिटी, क्योंकि इन दोनों का जो चांस होता है पार्ट्स पर मिलियन बाय मास या परसेंटेज बाय मास, ये ऑप्शन बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाला पार्ट हुआ। नेक्स्ट अपन ने एक डाइल्यूशन भी पढ़ा था, डाइल्यूशन वाला भी पार्ट पढ़ा हुआ है, और वो डाइल्यूशन में क्या पढ़ा हुआ उसकी बात करते हैं, ठीक है।
आप जानते हो डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन होता है फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन, फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन। तो डाइल्यूशन में जो इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी कि आप अगर बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन अगर बात करो, बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन अगर बात करते हो आप, ठीक है, बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन अगर आप बात करो तो एक चीज कॉमन थी। क्या कॉमन थी? कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या थे? बराबर रहे थे बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन। तो अपन वहां से ये लिख सकते थे कि C1V1 इक्वल टू क्या हो रहा था? C2V2। तो अपन यहां से लिख सकते हैं कि M1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? M2V2, या N1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2V2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पहले वाला जो है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल सेम हो गए, ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम हो गए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम हो गए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये डाइल्यूशन का है। ये डाइल्यूशन में एक चीज और पड़ी थी कि जब व्हेन, ठीक है, व्हेन solution of same solute, when solution of same solute are mixed, ठीक है, when solution of same solute are mixed, तो उस केस में जो आपकी फाइनल मोलरिटी या फाइनल नॉर्मेलिटी आती थी वो क्या आता था? m फाइनल इंटू b फाइनल, m फाइनल इंटू v फाइनल इक्वल टू क्या होता था? m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, इस तरह से ऐड करते जाओगे आप। ठीक है, और वैसे ही n फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल नॉर्मेलिटी n फाइनल इंटू v फाइनल इक्वल टू क्या होने वाला है? n1v1 प्लस n2v2 प्लस डाइल्यूशन। ठीक है, तो यहां से अपन फाइनल नॉर्मेलिटी और फाइनल मोलरिटी निकाल सकते हैं जब हम दो सॉल्यूशन को मिलाएं जिसमें सेम सॉल्यूट क्या है? इन्वॉल्व है। तो उस केस में फाइनल जो मोलरिटी है और जो फाइनल वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा? m1v1 प्लस m2v2। जैसे जितने सॉल्यूशन को मिलाया ऐसे ऐड करते जाओगे आप। ठीक है, उसी तरीके से आपकी फाइनल नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ठीक है, इसमें अपन ने एक केस और पढ़ा था कि जब, ठीक है, कौन सा केस पढ़ा था? व्हेन, यहां पे अगर लिखें तो व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस आर मिक्स्ड, एसिड बेस के सॉल्यूशन को अगर मिक्स करा जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होने वाला है? तो उस केस में अपन ने ये निकाला था कि आपकी जो n फाइनल होगा, ठीक है, आपका जो n फाइनल होगा इंटू v फाइनल, वो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा कि जिसके भी ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा होंगे उसमें से दूसरे के ग्राम इक्विवेलेंट को आप क्या करोगे? माइनस करोगे। ठीक है, जिसके भी ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा होंगे, अगर एसिड के ज़्यादा हैं तो एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट में से बेस के ग्राम इक्विवेलेंट माइनस कर दोगे, या फिर आपके पास बेस के ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा हैं तो बेस के ग्राम इक्विवेलेंट में से एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट आप माइनस कर दोगे, तो आपके पास ये जो फाइनल नॉर्मेलिटी है सॉल्यूशन की वो आ जाएगी। तो ये वाला जो ऊपर वाला केस है, जब आप एसिड एसिड को मिलाओ या बेस बेस को मिलाओ तो ये वाला काम आपका कर जाएगा। ठीक है, जब आप किसको मिलाओ भाई? जब आप मिलाओ भाई व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड एसिड आर मिक्स। ठीक है, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड एसिड या बेस बेस को मिक्स करो। ठीक है, एसिड एसिड को मिक्स करो या बेस बेस के सॉल्यूशन को मिक्स करो, तो उस केस में आपका जो आंसर आएगा वो यही आ जाएगा कि n फाइनल इंटू v फाइनल इक्वल टू n1v1 प्लस n2v2। ऐसे आप ऐड करते जाओगे क्योंकि इसमें सेम सॉल्यूट है, सेम नेचर है ना, एसिड का नेचर भी सेम है, दोनों एसिड्स हैं, अगर दो बेस हैं तो उनका भी क्या होने वाला? नेचर तो सेम होने वाला है, तो उस केस में भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट है सॉल्यूशन का, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म और ये डाइल्यूशन। फिर अपन ने कुछ टर्म और पढ़े थे जैसे वेपर प्रेशर है, ठीक है, या फिर अपन ने पढ़ा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ एक थ्योरेटिकल है तो उसमें यहाँ पर लिखने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा अपन यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट था वो था हमारे पास आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, उन सब की अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन आइडियल नॉन आइडियल की बात कर लेते हैं कि आइडियल में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं या नॉन आइडियल में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की, और यहाँ पर अपन साइड में बात करेंगे किसकी? नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है,
नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट आइडियल सॉल्यूशन में ये आता है कि यहाँ पर जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होता है वो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर क्या होता है यहाँ पर बराबर होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होता है और कैलकुलेटेड होता है वो कभी भी बराबर नहीं आता, इस बात का ध्यान रखो। पॉजिटिव डेविएटेड होगा तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा और नेगेटिव डेविएटेड होगा तो आपका क्या होगा, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आने वाला है, कम आने वाला है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पर है कि यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, जीरो होता है आइडियल सॉल्यूशन में, और यहाँ पर जो डेल्टा एच मिक्सिंग है नॉन आइडियल में वो कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव डिविएटेड होगा तो लेस देन जीरो आएगा। अब थर्ड जो है वो है आपके पास क्या, डेल्टा वी मिक्सिंग। ठीक है, डेल्टा वी मिक्स आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, जीरो, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन यहां पर जो डेल्टा वी है मिक्स है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। पॉजिटिव डेविएट में आपका डेल्टा ग्रेटर देन जीरो आएगा, डेल्टा वी। ठीक है, और यहाँ पर जो नेगेटिव डिविएट होगा उसमें डेल्टा वी लेस देन जीरो आने वाला है, इस बात का ध्यान रखोगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि जो ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट है और जो कैलकुलेटेड है वो कभी भी बराबर नहीं होता है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। पॉजिटिव डिविएट में देखोगे तो उल्टा आता है, यहाँ पर पॉजिटिव डिविएट में ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पर जो ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट होगा पॉजिटिव डिविएटेड में वो क्या होने वाला है, कम होने वाला है। और नेगेटिव डिविएट में जो ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन की वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपके इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। ये चीजें एक तरफ, आपके एग्जाम्पल एक तरफ की। आइडियल नॉन आइडियल से कभी भी क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले यही पूछता है कि उसके एग्जाम्पल क्या हैं। तो आपके पास कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इंपॉर्टेंट, उनका ध्यान रखना है। कि फिफ्थ अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर एग्जाम्पल देखा जाता है भाई, सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड हेनेप्टेन। एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन का जो सॉल्यूशन होता है वो आपका आइडियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन। ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन का जो सॉल्यूशन होता है वो भी आइडियल सॉल्यूशन होता है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, और थर्ड जो है वो है आपके पास सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन। बेंजीन और टोलुइन का जो सॉल्यूशन है वो भी आपका क्या है, वो भी आपका आइडियल सॉल्यूशन है, इस बात का ध्यान रखो। ये तीन एग्जांपल आपको आइडियल में याद होने चाहिए। नॉन आइडियल में आपके पास दो केसेस बनते हैं, पॉजिटिव डिविएटेड एंड नेगेटिव डिविएटेड। तो पहले पॉजिटिव डिविएटेड के एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव डिविएटेड के आपके पास दो एग्जांपल होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके पास, एक होता है कि सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन और इथेनॉल का सॉल्यूशन। दूसरा होता है आपके पास मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो आपके पॉजिटिव डिविएटेड के होते हैं। ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके हैं आपके पास, पॉजिटिव डिविएट के हैं, इस बात का ध्यान रखें। ये आपका दोनों एग्जाम्पल पॉजिटिव डिविएट के हैं, ये पॉजिटिव डिविएटेड के हैं, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अब नेगेटिव डिविएट के एग्जाम्पल की बात करें तो नेगेटिव के डिविएट के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे किसके, आपको दो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा किसका, सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ठीक है, और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है आपके पास सॉल्यूशन ऑफ फिनोल एंड एनिलीन। फिनोल और एनिलीन का जो मिक्सचर है या सॉल्यूशन है वो भी नेगेटिव डिविएटेड बनाता है। ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये आपके नेगेटिव डिविएट के हैं, ये दोनों आपके नेगेटिव डिविएट के हैं, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां पर ये पॉजिटिव आइडियल सॉल्यूशन, ये ये आइडियल सॉल्यूशन, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल, ये दोनों पॉजिटिव के और ये नेगेटिव के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और आती है, यहां पर हर चीज को लिखना
ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, लेकिन आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यहां पर जो आइडियल सॉल्यूशन है तो उसमें क्या लग रहा होगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल में लग रहा है उतना ही अट्रैक्शन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में लग रहा है और उतना ही अट्रैक्शन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में लग रहा है। लेकिन पॉजिटिव में कुछ अलग है और नेगेटिव में कुछ अलग है। पॉजिटिव डिविएट, पॉजिटिव नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वहां पर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा जाता है। ठीक है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कब ज्यादा होगा, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में जो इंट्रैक्शन लगे वो क्या लगे, कम लगे। ठीक है, और नेगेटिव डिविएट मतलब ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर आता है वो कम आता है, तो उस केस में जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंट्रैक्शन लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, ज्यादा लग रहा होगा। इस बात का ध्यान रखें। ये आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ये आपका डाइल्यूशन वाला पार्ट, ये आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो बचता है वो है राउट्स लॉ, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, हेनरीज लॉ, उनकी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और अपने शॉर्ट नोट्स की जो कहानी है उसे आगे बढ़ाते हैं। राउट्स लॉ का अपन लिखते हैं कि किस तरह से अपन इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, राउट्स लॉ की तरफ। ठीक है, राउट्स लॉ में अगर बात करें तो राउट्स लॉ अपन को क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन को याद रखने हैं उसकी बात करते हैं। राउट्स लॉ जो अपन ने दो फॉर्म में पढ़ा था, दो केसेस में पढ़ा था। पहला जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फॉर लिक्विड सिस्टम। पहला जो है वो हमारे पास क्या, फॉर लिक्विड सिस्टम। फॉर लिक्विड सिस्टम का मतलब आपको पता हो जाना चाहिए अब कि लिक्विड सिस्टम का मतलब है कि आपके पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है और वॉलेटाइल ही सॉल्वेंट है और वॉलेटाइल ही क्या है आपके पास, सॉल्यूट है लिक्विड सिस्टम में। अब यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो किसके बराबर आता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। क्या अगर आपके पास दो कंपोनेंट हैं और बी तो उनके पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। तो पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है, पार्शियल प्रेशर होता है पी ए का होगा पी नोट ए इंटू एक्स ए और पी डैश बी कितना होगा, पी नोट बी इंटू एक्स बी। पी नोट ए और बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर स्टेट। ए एक्स ए और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर वॉलेटाइल कंपोनेंट। अगर दो वॉलेटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन बनाया है तो उसके इसमें जो आपका वेपर प्रेशर आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए, पी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है डाल्टन्स लॉ। यहां पर अपन डाल्टन्स लॉ कि अपन ने मिलाया था राउट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को। डाल्टन्स लॉ की खास बात यह है कि ये सिर्फ गैसियस मिक्सचर के लिए एप्लीकेबल होता है। इस ध्यान के लिए याद रखें, गैसियस मिक्सचर के लिए एप्लीकेबल है। तो अब यहां पर राउट्स लॉ से अपन ये लिख सकते हैं कि जो आपका पी डैश ए है वो किसके बराबर है, पी नोट ए इंटू एक्स ए के। और डाल्टन्स लॉ से हम लिख सकते हैं कि जो वाई ए इंटू पी टोटल के बराबर होगा। वाई ए क्या है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ए का। और वैसे ही अपन पी डैश बी लिख सकते हैं कि पी डैश बी किसके बराबर होगा, वो होगा पी नोट ए इंटू पी नोट बी इंटू एक्स बी इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल। ये ध्यान रखें। और आप जानते हो कि जो मोल फ्रैक्शन है उसका सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, चाहे वो वेपर फेज में हो या लिक्विड फेज में हो, इससे कोई डिपेंड नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सेकंड फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम। फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम, और सॉलिड लिक्विड सिस्टम। सॉलिड लिक्विड सिस्टम का मतलब आपको पता होना चाहिए, सॉलिड का मतलब कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है और लिक्विड का मतलब आपके पास वॉलेटाइल सॉल्वेंट है। ठीक है, ये इसका मतलब है कि आपके पास क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। और आपके पास लिक्विड का मतलब आपके पास वॉलेटाइल क्या है, सॉल्वेंट, वॉलेटाइल सॉल्वेंट है। ठीक है, तो अब यहां से जो P ऑफ द सॉल्यूशन था वो किसके बराबर आया था हमारे पास, यहां पर अगर P ऑफ द सॉल्यूशन की बात करें तो P ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास था P नोट इंटू एक्स ए। ठीक है, तो अपन यहां से लिख सकते हैं कि जो P ऑफ द सॉल्यूशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए को अपन ने सॉल्वेंट माना तो कैपिटल N प्लस स्मॉल n इंटू पी नोट। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहां से जो हमारे पास निकला था वो ये निकला था कि पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नोट, ये किसके बराबर आया था, ये आया था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इस फॉर्मूले का अपन यूज करते हैं यहां पर कि जब हमें
मोल फ्रैक्शन निकालना पड़े नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। ये क्या है, ये हम तब यूज करेंगे जब हमें वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना पड़े जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड है। ठीक है, अब यहां से अपनी एक चीज और निकली थी। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज हम तब करेंगे जब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना पड़े। एक और फॉर्मूला निकला था, फॉर्मूला था हमारे पास पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ये निकला था। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले का यूज आप तब करोगे टू फाइंड वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है आपके पास और उसका अगर आपको क्या फाइंड करना है, वेट और मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले का आप यूज करते जाओगे। ठीक है, तो इससे अपन ये राउट फ्लो यहां पर खत्म होता है। इतना सा राउट फ्लो है, बस आपको इतनी सी चीजें आती हैं तो आपको राउट फ्लो में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है, इस बात का क्लियर प्रूफ है। ठीक है, आपने जब राउट फ्लो के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको पता है कि इनके अलावा आपने कोई और यूज नहीं करा, कोई फॉर्मूला और यूज करा ही नहीं है, क्योंकि इतना आता है तो राउट फ्लो के क्वेश्चन बन जाएंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये राउट फ्लो की कहानी खत्म हुई, फिर अपन बढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर आगे। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अपन ने दो पढ़ी थी, एक नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो इनका जो समरी थी वो ये थी कि जब भी हमें ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बराबर करना है, क्या करना है कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बराबर करना है तो हमेशा वांट ऑफ फैक्टर का यूज करेंगे I इंटू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां से हमारे पास चार फॉर्मूले आए थे। क्या आया था, जो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है, पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नोट इक्वल टू क्या था, I इंटू एक्स बी। ठीक है, अब यहां पर दूसरा था कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टी, वो किसके बराबर होगा, I इंटू के बी इंटू एम के बराबर। जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा टी, वो किसके बराबर होगा, I इंटू के एफ इंटू एम के बराबर। एम यहां पर मोलिलिटी है। और फोर्थ जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा पाई, वो किसके बराबर होगा, I इंटू सी आर टी के। सी यहां पर मोलिलिटी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में पुट करें, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अब यहां पर I यूज हो रहा है। अब I को निकालने के लिए हमारे पास दो थे। नेक्स्ट था हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर। क्या था हमारे पास, वांट ऑफ फैक्टर दो चीजों के लिए निकालते थे। एक था हमारे पास डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट के लिए जब भी हमें I फाइंड करना होता था तो I हम किस तरह से फाइंड करते थे, I हम फाइंड करते थे I इक्वल टू, ठीक है, I हम फाइंड करते थे कि I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन होता था, n की कितना नंबर ऑफ आयंस मिल रहा है एक मोल सॉल्यूट के डिसोसिएशन से, वो n होता था। ठीक है, और I4 एसोसिएशन अगर बात करें एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट के लिए, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट के लिए जो हमारा I आता था वो क्या आता था, I इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 इंटू अल्फा। n अगर डाइमर बना रहा है तो n की वैल्यू 2, ट्राइमर बना रहा है n की वैल्यू 3, अल्फा वही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन। जब भी आपको I नहीं दिया जाए, ठीक है, सॉरी, जब भी आपको अल्फा नहीं दिया जाए, ठीक है, तो आप कितना मानोगे, 100% मानोगे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर बात करें, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो I की वैल्यू होती थी, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जैसे कि आपका यूरिया है, ठीक है, जैसे कि आपका ग्लूकोज है, जैसे कि आपका सुक्रोज है, इनके लिए जो I की वैल्यू होती थी वो कितनी होती थी, I की वैल्यू इनके लिए 1 होती थी। यहाँ पर अगर आप अल्फा की जगह 100 पुट करोगे तो 100% दैट इज 1 पुट करोगे तो I की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ लिख भी लें कि अगर अल्फा इक्वल टू 100% देन I इक्वल टू n के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर अल्फा 100% हो जाता है तो उस केस में I किसके बराबर हो जाएगा, 1/n के बराबर हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये वांट ऑफ फैक्टर की कहानी है। जब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आए हमेशा I का यूज़ करें। अगर I का यूज़ नहीं करोगे तो
गलत भी हो सकता है। अगर आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो आपका 100% चांस है कि आपका ये गलत हो जाए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट आपके पास जो आता था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद, यहां पर अपन ने एक चीज और पढ़ी थी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने जो पढ़ा था वो इंपॉर्टेंट जो था वो था आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, बराबर हो। मतलब जो आपका π1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, π2 होना चाहिए। दो सॉल्यूशन है तो π1 क्या होता है C1 इंटू RT, ये क्या होता है C2 इंटू RT। तो RT से RT कैंसिल कर दोगे तो क्या जाएगा C1 इंटू C2। ये सेकेंडरी कंडीशन है, लेकिन ये जो कंडीशन है π1 इक्वल टू π2 ये प्राइमरी कंडीशन है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, यहां पर अपन ने ऑस्मोटिक प्रेशर में एक क्वेश्चन करा था, जब when solution of same solute are mixed, and solution of same solute are mixed। तो उस केस में जब फाइनल बात करें कि फाइनल जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा सॉल्यूशन का पाई फाइनल, वो किसके बराबर होगा, पाई फाइनल इंटू वी फाइनल, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा π1 V1 प्लस π2 V2 डैश डैश डैश, इस तरह से बराबर होगा। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, जैसा अपना सेम सॉल्यूट मिक्स करने पर जो आपका फाइनल मोलरिटी या फाइनल नॉर्मलिटी आता था, उसी तरीके से फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा सेम सॉल्यूट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास आता था वो क्या था, हमारे पास हेनरीज लॉ। नेक्स्ट जो होता वो था हमारे पास हेनरीज लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरीज लॉ की अगर बात करें तो हेनरीज लॉ हमारे पास कुछ इस तरह से था कि जो आपका पार्शियल प्रेशर होगा गैस का एट लिक्विड सरफेस, वो किसके बराबर होगा, वो होगा KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो यहां पर जो P डैश है वो क्या है, वो है आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट लिक्विड सरफेस, और ये जो X गैसियस है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, KH आपका हेनरीज कांस्टेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो सॉल्युबिलिटी थी वो अपन किसके टर्म में नाप रहे थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, इस लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन है, जितना मोल फ्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाएगी उस गैस की उस लिक्विड में। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें तो यहां से अपन ऐसा लिख सकते हैं कि जो X गैस होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा, वो किसके बराबर होगा, P डैश अपॉन KH के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां पर अगर KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा लिक्विड में, और जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कम होगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो KH बढ़ाने से क्या होगा, आपके पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस बात का ध्यान रखें। दूसरा टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी KH की वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे आपका X गैसियस कम हो जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से भी आपका KH की वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड कम हो जाएगा, और ये कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर ऐसा कहा जाता है कि एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू हॉट वाटर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इस बात का ध्यान रखें, यहां से अपन उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन, तो यहां पर ये आपका राउल्ट्स लॉ, ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आपका वांटा फैक्टर, ये आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये आपका हेनरीज लॉ, सारी चीजें अपन ने कहा है कि सॉल्यूशन को तीन पार्ट में अपन ने डिवाइड कर दिया। पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म डाइल्यूशन, दूसरा आपका आइडियल सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ, और तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और हेनरीज लॉ, ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये इस तरह से अपन बना रहे हैं इन सॉल्यूशन को। अब बात आती है कि ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं जब आप अपने हाथों से बनाओगे यारों ने। ठीक है, अपना जो पड़ा हुआ है, खुद का जो पड़ा हुआ है, उसे अगर मेमोराइज करते हुए अगर आप बनाओगे, अपने नोट्स बनाए हैं, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर जस्ट जो मेरा टिपते जाओगे तो उससे फायदा नहीं है। ठीक है, उसको आप पढ़ोगे भी नहीं, ये गारंटी। ठीक है, तो अपने हाथों से आप बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जो मार्केट में शॉर्ट नोट्स बनते हैं वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं। ठीक है,
आपके लिए वो तो किताब हो गई, ठीक है, और किताब में से थोड़ी चीजें आप याद रख पाओगे। ऐसे तो आपके पास कई सारी किताबें, क्या उनको याद रखना आसान है क्या? नहीं है। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा खुद के हाथों से। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे खुद के हाथों से तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, और अपन ने आज देखा कि सॉल्यूशन के अपन शॉर्ट नोट किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। आप एक बार ट्राई करेंगे, 2 बार ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा, लेकिन तीसरी बार में जो बन के आएगा ना, और जो उसका रिजल्ट होगा, ठीक है, ये बहुत छोटा सा, जैसे दिवाली आ रही है और दिवाली पे आप जानते हो क्या होता है, कई सारे ऐसे फटाके होते हैं जो बहुत छोटे, दिखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब वो फूटते हैं तो बहुत तेज आवाज करते हैं, ठीक है। जानते हो ना भाई, रस्सी बम जानते हो आप, सुतली बम जानते हो, ठीक है। तो वही तो होता है, इतना सा होता है, लेकिन वो धमाका कितना बड़ा करता है यार, ये भी तो सोचो। ये शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट छोटे होंगे, लेकिन जब एग्जाम की बारी आएगी ना, कि एग्जाम में किसको कितना याद है, तो ये शॉर्ट नोट्स आपको 90% तक आपकी चीज को मेमोराइज करने में बहुत मदद करेंगे, वो भी बहुत कम टाइम में, ठीक है। तो शॉर्ट नोट जरूर बनाएं यार, क्योंकि शॉर्ट नोट बहुत ज्यादा इफेक्टिव, आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे नीट और जेईई की प्रिपरेशन में, ठीक है। बोर्ड्स वाले भी ये तैयार करें, अगर बोर्ड वालों ने अगर ऐसा तैयार कर लिया तो गारंटी है कि आपके 95 से ऊपर परसेंटेज आने वाले हैं, ठीक है। कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता उस टाइम पे, ठीक है। इस तरह से अपन शॉर्ट नोट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, लेकिन जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।